I am Waheed Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो है उसके MCQs डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं। तो चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं, जो कि सेट एंड फंक्शन से रिलेटेड है। तो सेट की डेफिनेशन देख लें। कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, उसको हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, यानी जिनमें हम वाज़िया डिफरेंस कर सकें, तो ऐसी कलेक्शन जो है वो हमारे पास सेट कहलाती है। उसके बाद है या सेट की दूसरी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं इसमें, वो भी यही बनती है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल या कलेक्शन जो है। उसके बाद है मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ द सेट। तो आर्टिकल्स कंटेन्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स। तो मेंबर्स या एलिमेंट जो है वो एक ही चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मेंबर और एलिमेंट्स एग्जांपल्स के तौर पे ये देख लें आप कि आपके सामने जो दिया गया है उसमें ये हमारे पास वैल्यू ABC की लिखी हुई है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले देख लें कि इसमें सेट के जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल ABC से शो होंगे। ये ज़रा जहन में रखना है कि स्मॉल ABC से वो सेट के एलिमेंट जो है वो हमने शो करने हैं। तो जो इसका सेट है जिसको हम डिनोट करते हैं वो हमारे पास किससे शो होंगे? कैपिटल ABC से। वो कैपिटल ABC से शो होंगे। तो एलिमेंट्स और मेंबर जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। इसमें अब हमारे पास है नेक्स्ट, ये देखें ज़रा, ये वाला, ये स्मॉल XY से ज़ाहिर होगा। और उसके बाद आ गया जी प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम इसको प्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो ये है कि हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से बता सकते हैं कि ये सेट है। डिस्क्रिप्टिव मेथड है कि आपने जस्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको लिखना है। इन दिस मेथड वी राइट द सेट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बस आप तो सिर्फ यही सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी जिसको आप डिस्क्राइब कर देंगे। इसी में ही दूसरा देखें, टेबुलर मेथड है, यानी आप जिसको लिखा था कि फ़र्स्ट 5 नेचुरल नंबर है तो उसको आप फिर सेट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारे पास बनेंगे टेबुलर फॉर्म इसकी। और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। इसी को ही स्टूडेंट आपने इस सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है कि x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 5। यानी आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ये जो साइन है ये वाला, इसको हम साइन एंड कहते हैं और इसका मतलब है बिलोंग टू, और इसको हम रीड करते हैं सच दैट, इस तरह से सच दैट। तो रीड कैसे करेंगे बेटा? x इज़ सेट सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ये वाला साइन जो है ये एंड है, इसका मतलब एंड x लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये इसके रीड करने का मेथड है। दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड अ सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेट में नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड नल सेट। और इसको डिनोट कर सकते हैं या 5 लिखेंगे या ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे। तो नल सेट और एम्प्टी सेट को हम ये भी ए सेट विदाउट एलिमेंट, यानी जो सेट एलिमेंट के बगैर होगा वो हमारे पास नल सेट कहलाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट है। इफ़ द मेंबर ऑफ सेट कैन बी कंटेन्स लिमिटेड नंबर, यानी जिनको हम काउंट कर सकें वो फाइनाइट होंगे। जैसे कि सेट ए में
देखें 1 2 3 एंड डॉटर 10 तक ये लिखा है, तो ये काउंटेबल है, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इसके मुकाबले में इनफाइनाइट सेट कौन सा है? इनफाइनाइट सेट में सेट हैविंग फाइनाइट नंबर, और ये इसकी दूसरी एग्जांपल्स भी इसी तरह ही लिख सकते हैं। इनफाइनाइट सेट में इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट इज़ नॉट लिमिटेड, उनकी लिमिट ना दी जाए, जैसे कि ये एग्जांपल ए में लिख रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसकी लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट होगा। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। सबसेट क्या चीज़ है? इफ़ टू सेट ए एंड बी आर गिवन सच दैट, अगर ए और बी इस तरह से दिए जाएं कि एवरी मेंबर ऑफ ए का आल्सो अ मेंबर ऑफ बी हो, देन ए इज कॉल्ड अ सेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी, यानी ये जो हमारे पास साइन आ रहा है इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास सबसेट है। इस साइन को हम सबसेट पढ़ेंगे, ये सबसेट है, ए सबसेट है बी का। तो जिस तरफ को ये साइन का मुंह खुला होगा वो ग्रेटर सेट होगा, तो फिर ए सबसेट है, सब होता है स्मॉल पार्ट, तो स्मॉल पार्ट ऑफ बी जो है वो कहलाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए हमारे पास दिया गया है जिस तरह से कि ए 1 से लेकर 10 तक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का। और बी जो हमारे पास ये है 1 2 11 एंड देन ए सबसेट ऑफ बी, हम इसको कहेंगे। सबसेट की ये भी डेफिनेशन हो सकती है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट बी, देन ए इज सेट ऑफ द बी सबसेट कहलाएगा। सुपर सेट, इफ़ टू सेट ए एंड बी आर गिवन सच दैट ए सबसेट ऑफ बी हो और बी इज़ कॉल्ड द सुपर सबसेट ऑफ ए, यानी बी बड़ा जो होगा ना, ये ए जिस तरफ को मैंने बताया था ये मुंह खुला होगा ना साइन का, उस तरफ को ये बी बड़ा है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो फिर सुपर सेट कहलाएगी, किसका? ए का। एंड इज़ आल्सो रिटन एज बी सुपर सेट ऑफ ए, तो सबसेट की फॉर्म को हम इसको सुपर सेट भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से 10 तक और बी है 1 से 15, तो बी बड़ी वैल्यू है, देख लें बी में ज़्यादा एलिमेंट है, तो बी सुपर सेट जो है वो कहलाएगा। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट, ये क्या होता है? इफ़ टू सेट ए एंड बी आर गिवन सच दैट, किस तरह से बेटा दिए जाएं? ए और बी इस तरह दिए जाएं, ये देखें इसकी डेफिनेशन है। नंबर 1, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो, एक बात ये होनी चाहिए उसमें। दूसरी बात है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, कम अज़ कम एक एलिमेंट जो है वो बी में से होना चाहिए, विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ए, बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए में मौजूद हो, देन ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी कहलाएगा। और इसको सिंबॉलिकली हम लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपको पता है कि जब हम इसी साइन के ऊपर यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन डाल दें तो ये बन जाता है, यानी इस तरह डाल दें तो ये बन जाता है सबसेट। लेकिन अगर इसके नीचे कुछ ना लिखा हो तो ये सिर्फ प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और प्रॉपर सबसेट के लिए स्टूडेंट्स ये दो बातें आपने याद रखनी है। प्रॉपर सबसेट की ये भी डेफिनेशन हो सकती है, सबसेट ऑफ बी एंड बी हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू ए, बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कम से कम एक जो ए में ना हो। या फिर ये भी हो सकता है प्रॉपर सबसेट इफ़ टू सेट ए एंड बी आर गिवन सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और बी और ए जो है वो आपस में इक्वल ना हो। इम्प्रॉपर सबसेट, तो इफ़ टू सेट ए एंड बी आर गिवन सच दैट, इफ़ दो इसमें भी बातें याद रखनी है, ए सबसेट तो हो और बी डज नॉट कंटेन अ मेंबर विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, यानी बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए का एलिमेंट ना हो, देन ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इट इज़ रिटन एज, इसको भी हम ए सबसेट ऑफ बी जिस तरह हम लिखते थे उसी तरह ही फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब भी यही है कि एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, यानी इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो एक्चुअली इम्प्रॉपर सबसेट ही है। तो सेकंड डेफिनेशन भी हो सकती है इसकी, ये देख लें कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी डज नॉट हैव एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, देन ए इज़ कॉल्ड अ इम्प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है स्टूडेंट इक्वल आर नॉट इक्वल सबसेट, इफ़ ए एंड बी आर
टू सेट सच दैट ए बिलोंग टू सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए बी का हो बी ए का हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे, या देख लें इस तरह भी लिखा जा सकता है ए इक्वल टू बी। तो नॉट इक्वल सेट जो होंगे वो ए नॉट इक्वल टू बी से शो होंगे। और इसी तरह हम इसको नॉट सबसेट ऑफ बी और बी नॉट सबसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। और इक्वल सेट में टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ ईच एलिमेंट ए का एलिमेंट ऑफ बी हो, तो भी हम ये डेफिनेशन इसमें वैलिड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वलेंट सबसेट। ये बहुत अहम है बेटा, इक्वल और इक्वलेंट में फ़र्क देख लें कि इफ़ टू सेट ए एंड बी 1 - 1 कॉरस्पॉन्डेंस देन दीज सेट आर कॉल्ड इक्वलेंट सेट। देखें ए हमारे पास ए बी सी और बी 1 2 3, तो इसमें एलिमेंट तो जो डिफरेंट है बट नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल आ जाएँ तो वो इक्वलेंट सेट कहलाता है। तो ये भी बात याद रखनी है आपने कि हर इक्वल सेट जो है वो इक्वलेंट होता है, बट इक्वलेंट सेट जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। इक्वलेंट सेट को इस तरह भी कह सकते हैं कि इफ़ टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर की बात करनी है, एलिमेंट की बात नहीं करनी। ओवरलैपिंग में बेटा जो है वो जिसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये देख लें और बी 1 2 3 4 3 4 5 6, तो कम से कम एक वैल्यू ज़रूर कॉमन होनी चाहिए, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग कहलाएंगे। इनको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग सबसेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बोथ सेट होना चाहिए। नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का सबसेट भी नहीं होने चाहिए। डिसजॉइंट में कॉमन नहीं होता। ये देख लें ए है 5 8 9 और बी में जो है वो कुछ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद है बेटा पावर सबसेट। पावर सबसेट को देखें अगर, तो ये हमारे पास बनेगा इफ़ ए इज़ अ सेट दैट सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड अ पावर सबसेट। यानी इसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे और सबसेट बना लेंगे। सबसेट को फिर आपने पावर की फॉर्म में लिख लेना है। यानी आपके पास देखें बेटा, ये अगर एक सबसेट बना है, फ़र्ज़ करें ए का, फिर ये दूसरा सबसेट बना है बी का, और एम्प्टी सबसेट तो होता ही होता है सब में, ये एम्प्टी सबसेट है, तो ये 3 सबसेट बन गए। तो अब बच्चों आप ये हमारे पास ए और बी, ये भी एक है डबल वैल्यू का, तो ये सबसेट है। इसको आपने फिर सेट की फॉर्म में ही लिख देना है। सबसेट को सेट की फॉर्म में लिख देना, पावर सेट जो है वो कहलाता है। उसके बाद पावर सेट की ये भी डेफिनेशन है, फॉर अ सेट दैट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट एंड ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ बी। यूनिवर्सल सेट है, सेट कंटेन्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। यू के तमाम एलिमेंट जो है वो उसमें कंटेन्स ऑल एलिमेंट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट अंडर कंसंट्रेशन। यानी जो हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो पाए जाएं या ना पाए जाएं, बट यू में सारे एलिमेंट जो है ना वो उसके मौजूद होने चाहिए। यूनिवर्सल की ये भी हो सकती है कि सेट कंटेनिंग द इंटायर एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम। जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मसलन हम स्कूल के बच्चों का डेटा लेना चाह रहे हैं जो 7th क्लास में पढ़ते हैं, तो बेटा हम पूरे स्कूल को जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो कंसिडर करेंगे। इसी तरह हम अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। इसी तरह बच्चों यूनियन ऑफ टू सबसेट है। यूनियन ऑफ टू सबसेट है, 2 सेट को आपने बिलोंग जो है ना वो कंबाइन कर लेना होता है, और इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने दी गई है। ये यूनियन सेट, इसमें रेपिटेशन नहीं होती, बट आपने वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है दोनों की। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि दोनों में जो कॉमन आएगा ये इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन में दोनों में जो है वो आपको कॉमन वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो कॉमन वैल्यू देख लें इसमें कौन सी है, ये देखें, ये हमारे पास 4 5 दोनों में है, और 6 नहीं है 10, तो 8 भी है कॉमन। तो कम से कम एक वैल्यू जो कॉमन होगी, तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। ये साइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कहलाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये दिया गया है कि a माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट को आप a माइनस बी से ज़ाहिर करेंगे। नीचे इस तरह भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, इस तरह भी लिखा जा सकता है, और उसको आप यानी ये a माइनस बी इस फॉर्म में भी शो हो सकता है,
और ये कौन सी फॉर्म है जिसमें ये लिखा जा रहा है, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में भी इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास a माइनस बी, और ये क्या कहलाएगा b माइनस ए। तो a में से b को माइनस कर देंगे और फिर b में से a को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस जो है वो उसका मतलब है कि आपने 5 देखें b में नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 6 b में नहीं है तो 6 लिख लेंगे, 7 b में है वो कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, बस आपने ए के एलिमेंट को ही देखना है। तो जब आप b माइनस ए करेंगे तो फिर b के एलिमेंट को देखेंगे। कंप्लीमेंट सेट जी, नेक्स्ट हमारे कंप्लीमेंट सेट, इफ़ यूनिवर्सल u इज़ द यूनिवर्सल सेट देन u माइनस ए इज़ कॉल्ड अ कंप्लीमेंट सेट ऑफ a। तो इसको बेटा ये डिनोट कर सकते हैं, इसके ऊपर देखें प्राइम भी लिखा जा सकता है और c भी लिखा जा सकता है, तो दोनों तरह से कंप्लीमेंट को ज़ाहिर कर सकते हैं, बट उसको u में से माइनस करना होता है। तो यूनिवर्सल दिया गया है और ए भी दिया गया और साथ एक एग्जांपल है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। कंप्लीमेंट सेट की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि हम उसको माइनस कर देते हैं। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, ये एक ही चीज़ है। तो कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट विच एलिमेंट ऑफ आइदर सेट पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट कॉल्ड 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस, यानी जो ए का होगा वही बी में हो तो हम उसको 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग का नाम देंगे। उसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये 1-1 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग बन सकता है। उसके बाद है बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये याद रख रहे हैं कि ये होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर ये वाले होंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर इससे ज़ाहिर होगा, प्लस माइनस दोनों ही। सेट ऑफ इवन नंबर में प्लस माइनस में। सेट ऑफ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू है। सेट ऑफ इररेशनल नंबर में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे और जो हमारे पास पी और क्यू का क्यूब रूट होंगे और वो उसकी वैल्यू जो है इनकी जो भी होगी हम वो ग्रेटर दैन 1 होगी, ये इनकी कंडीशन ज़रूर आपने याद रखनी है। और रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल और इररेशनल को हम कंबाइन अगर कर दें। तो ये बेटा आपके एग्जांपल्स सॉल्व की हुई हैं यूनिवर्सल्स को यूनियन को सॉल्व करने के लिए। आपके एक्सरसाइज से ही 1 2 3 बी सी दिया गया है, तो ए यूनियन बी देख लें, इनमें से हमने ऐड कर दिया है। इंटरसेक्शन के लिए आप दोनों में से जो कॉमन है वो लेंगे। तो ये एग्जांपल भी देख लीजिएगा, वैसे आपने एक्सरसाइज में की हुई है, बट ये है कि ये ए माइनस बी हमने फाइंड करना है, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है ए माइनस बी। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी बेटा पॉइंट डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं हमारे पास। और इसी तरह ये सेट ऑफ इवन नंबर है, फिर सेट ऑफ ऑड नंबर है, फिर उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, फिर उनका अपने कंप्लीमेंट दोनों के फाइंड करके यूनियन लेना था। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का मेथड आपको पता है कि ए कंप्लीमेंट यूनियन माइनस यूनिवर्सल माइनस ए, फिर इसी तरह यूनिवर्सल माइनस बी, और उसके बाद बेटा इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, इसी तरह इनका कंप्लीमेंट लिया है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि आपको हेल्पफुल है आपके क्वेश्चंस के लिए भी, और बेटा आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें भी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन बेटा देख लीजिएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए में कोई फ़र्क नहीं होता। और इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दूसरी देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इंटरसेक्शन की ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी याद रखनी है कि 3 सेट दिए जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो या ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमने इन तीनों के इंटरसेक्शन लेने हैं, तो जो लेफ़्ट साइड में अंडर रूट के अंदर था वो अंडर रूट से बाहर आ गया है, राइट साइड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा इसकी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव भी और यूनियन भी है। तो लेफ़्ट साइड में ए यूनियन है,
तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में यूनियन है, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन पे है, तो इंटरसेक्शन पहले आ रहा है, बाद में यूनियन हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है आपने। डिमार्गन्स लॉ जो है वो दो हैं, देखें, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो वो क्या होगा, अलग अलग कंप्लीमेंट, बट यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा। और इसी तरह आप इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास है ये दूसरा डिमार्गन्स लॉ का कि अगर इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, तो राइट साइड पे दोनों का कंप्लीमेंट अलग अलग लेंगे और दरमियान में यूनियन आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा, इसी से रिलेटेड इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी आपके बुक से रिलेटेड है, वो प्रूव कर रहे हैं। ये हमने सॉल्व भी किए हुए हैं, फिर देख लें, ये सोल्यूशन आपके सामने है, इनको आपने रिवाइज़ कर लेना है ताकि आप इस क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज़ को जो है वो याद कर रख सके। प्रॉपर्टीज़ उस तरह नहीं याद होती, जब तक अगर कोई प्रॉपर्टी भूल जाए तो बेटा आपने उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देनी है और उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई की हुई है हमने इसमें। तो बिल्कुल उसी तरह ही है कि पहले आप इंटरसेक्शन लेंगे, ओवर यूनियन की है, आपके सामने ये सॉल्व है, ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी साथ बता दिया है। और उसके बाद ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ये डिमार्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए बेटा ये देख लें, क्वेश्चन आपके बुक का है, सॉल्व किया हुआ, देख सकते हैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसको मैंने साथ इसलिए डिस्कस कर दिया कि ये पॉइंट आपको फिर जो है वो याद रहेंगे। उसके बाद है बच्चों कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिवली। इससे जो है वो चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने के लिए ही हैं। डिमार्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी भी ऑब्जेक्टिव में आज पूछी जा सकती है। और ये देखें, इसमें ए यूनियन बी, बी यूनियन ए जो है, इनकी प्रॉपर्टी को यूनियन में भी प्रूव किया है, इंटरसेक्शन में भी प्रूव किया हुआ है। ये और भी इसका जो है वो एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं। नेक्स्ट 5.2 में से भी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया है, ये देखें। उसके बाद है बच्चों आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया था, तो ये देख लें, पहले न्यूमेरिकल आंसर जो है वो दिया गया है, ए यूनियन बी को आपने किस में करना है, वेन डायग्राम में शो करना है। तो आप देखिए, पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें 1 2 3 4 5 6, तो ये सारी की सारी जो है बच्चों आपने शेडेड कर देनी है, ये अंडरलाइन कर देनी है। बी यूनियन ए भी इसी तरह ही है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे 3 और 4, तो जब भी इंटरसेक्शन आता है आपको पता ओवरलैप कर जाता है, तो इंटरसेक्शन वाले को हम करेंगे। और तो ये राइट साइड भी देख लें, इस तरह से प्रूव कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल देख लें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने तीनों का यूनियन करना था ना, तो सब कोई देख लें, 3 आपने सेट बनाएंगे और जो तीनों में कॉमन आया है वो 3 और 4 है। 3 और 4 ये हमारे पास जिस में 3 और 4 किस में कॉमन आ रहा है वो उसके मुताबिक लिखेंगे, बाकी सेट तीनों को आप इकट्ठा कर देंगे और फिर क्योंकि यूनियन आप लेने ना तो सारे को शेड करेंगे। इसमें बेटा इंटरसेक्शन है तो 3 और 4 आ रहा है इंटरसेक्शन का, उसी को शेड करेंगे। राइट साइड भी इसी तरह इसकी प्रूव हो जाएगी। और इसी तरह बच्चों ये हमारे पास वेन डायग्राम है, u माइनस ए, तो यूनिवर्सल ये पूरा बॉक्स होगा। आप देखिए यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 दो सेट दिए गए थे ए और बी, उनको देखा हमने, ए को सेट को देखा तो वो हमारे पास ओवरलैप कर रहा है। और इसी तरह ही 5 और 6 ये हमारे पास इसका सेट दिया गया है 2 5 6, और इसको आपने वेन डायग्राम से शो करना था। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 क्योंकि बैठा यूनिवर्सल में भी आ रहा था इसलिए हमने इसको ओवरलैप करके लिखा। तो ये जो 4 और 7 है ये आपने जो हमारे पास वाइट एरिया किया गया है, इसका मतलब है कि इसको हमने माइनस कर दिया है, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दिया है। तो जो शेडेड है आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअली हमारा आंसर होगा। तो आप शेड भी कर सकते हैं, लाइनें भी लगा सकते हैं। ये हमने वेन डायग्राम के क्वेश्चन किए हुए थे, इनको देखें और जो आंसर आएगा बस आपने उसी को ही शेड करना है, अंडरलाइन करना है। ये भी देख लें, इसमें जो शेड किया हुआ है वही हमारा आंसर होगा। ये भी बेटा 3 वैल्यू को हमने शेड किया था। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है
वो आप शेड भी कर सकते हैं और उसको बेटा आप कलरफुल बॉल पॉइंट जो है वो पेंसिल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी मैंने साथ सॉल्व की हुई बता दी हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी हो और आपका जो है वो वेन डायग्राम का कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अब देखें बेटा नेक्स्ट इसकी और एग्जांपल्स हैं वेन डायग्राम से ही रिलेटेड। ये वाली एग्जांपल जो है इनमें देखिए अगर तो ये ए यूनियन बी और उसको किया हुआ है, दोनों को फिर हमने शेड कर दिया है, इंटरसेक्शन में इसको शेड कर दिया है, इन तीनों में यूनियन को जो शेड किया है, इन तीनों में यूनियन जहाँ पर बन रहा था वो किया है। ये भी एग्जांपल आपकी बुक की है, इसको भी सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें ये भी एग्जांपल है 5.3 में ये यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे का कंप्लीमेंट, फिर उसको हमने शेड किया हुआ। जो आपका न्यूमेरिकल आंसर आएगा उनको आपने शेड करना है। जैसे 1 2 5 6 आ रहा है इसमें तो आप उसी को ही शेड करेंगे। ये देखें ये आंसर है ना, तो इसको फॉलो करेंगे 1 2 3। हमने 2 को देखें, 3 को और 4 को नहीं किया, इस वाली वैल्यू को हमने नहीं किया शेड, बाकियों को शेड किया क्योंकि वो सारी इसमें मौजूद थी। इसी तरह अगर इसमें देखें तो ए बी सी इसको हम ढूंढेंगे और सी और 3 इसमें नहीं आ रहा था तो इसको हमने शेड नहीं किया, देख ले वो शेडेड में नहीं आएगा। इसी तरह बेटा बी सी 1 2 है, इसको हम देखेंगे तो उसमें 3 और ए नहीं आ रहा था तो हम 3 और ए को नहीं लेंगे, उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से इजी हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। ये भी एग्जांपल देखें 5.3 के लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें हमने कैसे सॉल्व करना है। इसमें बेटा जी बेटा बाइनरी रिलेशन इफ ए एंड बी आर टू सेट देन एवरी सबसेट ऑफ आर ऑफ द सेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन ए टू बी कहलाएगा। या हम इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि सबसेट ए क्रॉस बी इज सेट टू बी अ बाइनरी रिलेशन। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये ए बी बिलोंग टू आर होगा। रिलेशन से ये जो भी हमारे पास लेंगे वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। इफ़ ये बिलोंग नहीं करेगा तो फिर हम इसको आर को काट देंगे। एग्जांपल इसकी दी है ए बी, तो इसका क्रॉस देख लें, पहले ए को 1 से, फिर ए को 2 से, फिर बी को 1 से और बी को 2 से। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसके कितने होंगे ये देखें, ए क्रॉस बी, ए में भी 2 थे, बी में भी 2 थे, 2 इंटू 2 4। तो इस तरह से भी ये एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बताया जा सकता है। नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन का बताने का तरीका है कि कितने बाइनरी रिलेशन होंगे, वो 2 की पावर 4, क्योंकि 2 एलिमेंट थे तो इनका आंसर 4 आया, तो 2 की पावर 4 16। वो हमने बाइनरी रिलेशन जो है वो अलग अलग लिख भी दिए हैं। पहला 5 है, फिर वो A2 है, फिर B2 है, इस तरह से हमने इसको। इसी तरह बेटा ये दूसरा है ए क्रॉस बी, वो हमने सॉल्व किया हुआ है, बाइनरी रिलेशन 64 है। डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन सेट आर जो है वो अगर बाइनरी रिलेशन है देन सेट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, एक्स, तो एक्स वाली वैल्यू जो है वो डोमेन कहलाती है। और डोमेन की एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है, ए सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्डर पेयर्स। आर्डर पेयर्स क्या होता है, एक्स वाई वाला, आर्डर पेयर एक्स और वाई वाला। तो इस तरह यानी एक्स और वाई की वैल्यू, तो बेटा जो पहली वैल्यू कहलाएगी वो हमारे पास डोमेन होगी, उसको हम डोमेन कहेंगे। और तो डेफिनेटली दूसरी वैल्यू रेंज कहलाएगी। तो ये हमारे पास डोमेन है। इसमें देखें रेंज फिर उसी तरह ही क्या होगा, रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशन सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाएगा, जिसको मैंने आपको बताया वाई कहा था। तो ये हमारे पास ए और बी है, तो रिलेशन कुछ दिए गए हैं, कैसे फाइंड करने हैं वो भी लिख दिया है, इनके रिलेशन के नंबर निकालने का तरीका। पॉसिबल बाइनरी रिलेशन भी ये सेकंड आया है, उसका पार्ट, थर्ड पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह बेटा ये भी पार्ट इसका सॉल्व किया, एग्जांपल का सॉल्यूशन है वो देख लीजिएगा। और उसके बाद है डोमेन। ये अब देखें ज़रा, डोमेन जो है वो हमारे पास, अगर आपके पास पहला सेट है ए टू सेट बी, इसको पढ़ेंगे, हमारे पास ये है फंक्शन एफ ए टू बी, ये ए है और ये है बी, तो ये ए टू बी है। तो बच्चों जो हमारे पास आंसर आएगा ना, ये डोमेन है और दूसरी तरफ है कोडोमेन। एक डोमेन है और दूसरा क्या है, कोडोमेन। तो डोमेन की वैल्यू जो है वो इससे टच कर रही है, जो दूसरी तरफ है 1 2 से मिल रहा है, 2 4 से मिल रहा है, 3 6 से मिल रहा है। तो जो उधर आंसर आए हैं ये तीनों,
ये तीनों जो आंसर आए हैं वो एक्चुअली कोड मेन भी हैं और रेंज भी हैं। ये हमारे पास 2, 4 और ये 6 रेंज है उनके आंसर। ये इनपुट हो गया हमारा 1, 2, 3 और ये इनके आउटपुट आ गए। तो डोमेन और फिर रेंज आ गया। तो दूसरे सेट में बेटा 5 को हमने छोड़ दिया है, वो कोड मेन तो है बट रेंज नहीं होगा। तो हर कोड मेन जो है वो रेंज नहीं होती, बट हर रेंज जो है वो कोड मेन ज़रूर हो सकती है। देख ले, एक 3 नहीं था उसमें, ये जिससे मैच कर रहा है 1, 2 से मैच कर रहा है, तो यहाँ से ये मिस हो गया, यहाँ से 3 मिस हो गया, यहाँ से 5 मिस हो गया। तो ये कोड मेन तो हो सकते हैं बट रेंज नहीं हो सकते। रेंज के लिए वही है जिनके साथ ये टच कर रहा है। उसके बाद है इनटू फंक्शन। देख लें बच्चों कि एफ ए टू बी सच दैट रेंज जो है फंक्शन की वो प्रॉपर सबसेट बी है, दैट इज़ रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू बी, एफ इज़ कॉल्ड अ इनटू फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा कि अगर रेंज फंक्शन की बी के इक्वल आ जाए, सेट बी के इक्वल आ जाए। इसी तरह 1 to 1 फंक्शन, आपको पता है कि 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी उसका नाम है। तो देयर इज़ अ नो रेपिटेशन इन द सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास कहलाता है बेटा 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शंस। रेपिटेशन उसमें नहीं होनी चाहिए जी। और ये देखें, एट एनी 2 ऑर्डर पेयर्स एफ इज़ कॉल्ड अ 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन 1, 2, 3 और ABC, तो कोई रेपिटेशन नहीं है। बाइजेक्टिव क्या है? बाइजेक्टिव में एक तो एफ ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, नंबर 2 है 1 to 1 होना चाहिए, तो फिर हम उसको कहेंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की एक और भी मिसाल है कि AB इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट एफ इज़ बोथ 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन होंगे, तो फिर ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने। 5.5 में देख लें, ये आपके पास दिया गया है वेन डायग्राम से 1, 2, 3, तो 1 6 से मिल रहा है, 3 6 से भी मिल रहा है। तो देखें 1 का आंसर 6 भी है और 3 का आंसर 6 भी है और 2 का आंसर 7 भी है। तो ये नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन हो सकता? क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई है उसके मुताबिक ईच एंड एवरी एलिमेंट होना चाहिए। तो 4 तो किसी से मैच ही नहीं कर रहा, इसलिए ये डेफिनेशन को लाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। दूसरे में आ जाए बच्चों, ये देखेंगे कि फंक्शन है और फिर कौन सा फंक्शन है। देखें ये 1, इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट लिए हैं, तो 1 6 का भी हो सकता है, 2 का भी 6 हो सकता है। तो उधर जो आंसर आ रहे हैं वो कोडमेन भी है और रेंज भी कहलाएंगे हमारे पास। इसी तरह देख लें तीसरे में, ये भी एक फंक्शन है, उसके ईच एंड ऑल एलिमेंट हो सकते हैं, कोडमेन भी है और रेंज हमारी 6 ही कहलाएगी उसमें। इसी तरह इसमें देखें, ए जो है वो बी का है, बी सी डी का है, सी डी का है और डी जो है वो बी का है। तो ये भी फंक्शन है, ईच एंड एवरी एलिमेंट है। और सेट ए का एलिमेंट के 2 रिज़ल्ट नहीं आ रहे, एक ही रिज़ल्ट आ रहा है एक का। तो इसी तरह ये 5.5 का देख लें, इसमें बी हमारे पास डोमेन और कोडमेन बन रही है। तो आपको पता है सारे एलिमेंट उसके कोडमेन होंगे, बट ये फंक्शन है। गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन तो है क्योंकि ईच एलिमेंट जो है वो सेट ए का इंक्लूड हो रहा है बी में। ये देखें, ये अगर ए है और ये बी है तो इसके सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं बी के सी के इसमें, तो एक एक ही आंसर आ रहा है उसका, ए का कोई दूसरा आंसर नहीं आ रहा। हाँ बी का ए हो सकता है जो ए का है, लेकिन ए का एक ही अपना आंसर होगा, 2 नहीं हो सकते। इसी तरह बेटा दूसरी एग्जांपल्स भी देख लें इसकी, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, ईच एंड एवरी एलिमेंट। फिर थर्ड में देख लें, ये भी डोमेन और कोडमेन को ज़ाहिर कर रही है। ये भी बेटा डोमेन और कोडमेन देख लें एग्जिस्ट कर रही है और 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन है, सारे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, 1 to 1 फंक्शन है। और ये ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन में देखें 5 1 है, 6 2 है, 7 3 है और 8 जो है वो 4 है। तो ये एफ ऑन टू फंक्शन भी है, 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी इसको कह सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि 5 1 से हो रहा है, 6 2 से हो रहा है और 7 4 से हो रहा है और 8 3 से हो रहा है, यानी दूसरी तरफ 1 to 1 नहीं है, बल्कि वो उसको 7 का अगर 3 होता तो 1 to 1 होना था, लेकिन 7 3 को छोड़ के 4 पे चला गया, तो ये बाइजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह नाइदर 1 1 to 1 फंक्शन
ऑन टू फंक्शन ये नहीं है, डोमेन और कोडोमेन है। तो 1 5 पे है, 2 5 पे है, तो इसको हम कहेंगे कि नाइदर 1 to 1 है ना ऑन टू फंक्शन है। तो ये कुछ इसकी जो है वो एग्जांपल थी। और इसके बाद ये रिव्यू जो है उसमें आपसे डोमेन और रेंज के बारे में क्वेश्चंस हैं कि डोमेन और रेंज जो है वो क्या है। आपको पता है एक्स एलिमेंट डोमेन और रेंज का है। इसी तरह ये यूनिवर्सल और कम्प्लीमेंट से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में फिर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन मैंने साथ इसलिए बता दिया है ताकि सोल्यूशन से ही आपको प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद होनी है। ये फिर रिव्यू की बेटा प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ गई। ये देखें, इसमें भी ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और फिर उसको वेन डायग्राम से प्रूव भी हमने किया हुआ है। ये हमारे पास डोमेन और रेंज, ये इसमें अगर देखें तो ये भी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया हुआ है इसकी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम की मदद से। तो ये डोमेन कोडोमेन हमारे पास वंस अगेन ये वाले उसकी प्रॉपर्टीज़ है, फंक्शंस को बताया गया है इसमें भी हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से बनते हैं ये देख लें इसमें कि फंक्शंस के लिए सारे एलिमेंट का एक तमाम यूज़ होना ज़रूरी है। तो ये बेटा हमारे पास ये सारी चीज़ें आपने गो थ्रू करनी है। होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह ये जो है बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव सा लेक्चर जो है वो आप बार बार सुनिएगा और इसकी चीज़ों को आपने याद रखना। आपने देखा होगा कि एक डेफिनेशंस को दो तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपने दोनों तरह से अपना जो है वो माइंड सेट करना है। अगर एक तरह से बात पूछी जाए या दूसरी तरह से, तो दोनों तरह से आपको आंसर जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो अब आपने इसको रिपीट ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।